हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटम शब्द आपको पता है प्लांक ने दिया था, क्वांटा से निकला था, फोटोन से ये एनर्जी निकली थी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। न्यूटन ने माइक्रो यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा इस चीज़ को डिफाइन किया था। माइक्रो आप जानते हैं बड़े पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी और न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं अपनी एरा के। तो उन्होंने मैक्रो के लिए की, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वो कुछ नहीं बता पाए थे क्योंकि उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने माइक्रो ऑब्जेक्ट यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो बताया, लेकिन माइक्रो यानी कि छोटे पार्टिकल्स के बारे में वो नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, तो उसको बताने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। तो इन्हीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आई, जिसमें हमने हाइजेनबर्ग और इसके रूल्स को हमने पढ़े। अब हम इसके अंदर श्रोडिंगर को पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या काम किया था और एग्जैक्टली है क्या। देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। आइए, क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरेटिकल साइंस। एक थ्योरेटिकल साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, इसने हाइजेनबर्ग को भी लिया और इसने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को भी इसने लिया, यानी कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को भी इसने लिया। तो हमें बोल सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स थी एक थ्योरेटिकल साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर डील करती है। ठीक है ना, और ये ऑब्जर्व करती है, यानी कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को भी ये नोट करते हुए आगे बढ़ती है। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, यानी कि ड्यूअल बिहेवियर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एक ड्यूअल बिहेवियर करता है, उस चीज की प्रॉपर्टी भी क्वांटम मैकेनिक्स ने बताई। मेन चीज ये थी कि थ्योरेटिकल साइंस है। ठीक है ना, तो लिखा है यहाँ पर को द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या थी। इसे इंडिपेंडेंट रूप से 1926 में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने इसे सामने लाए थे और डिस्कस किया था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, और कुछ फंडामेंटल अपने आइडिया दिए थे और फंडामेंटल अपनी इक्वेशंस भी दी थी। इसकी बात अभी हम करेंगे। देखिए, पहले जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन विच इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो एक फंडामेंटल इक्वेशन पर बेस्ड करती थी, जिसे बोला गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही बोला जाता है इसको, और श्रोडिंगर इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो किसी सिस्टम के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है ना, और कैसा सिस्टम के लिए काम किया था इसका डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट में है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डिड नॉट चेंज विद टाइम। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ सिस्टम, श्रोडिंगर इक्वेशन के सिस्टम के लिए सच एज एन एटम और मॉलिक्यूल, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, जिनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज ना होती हो, जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज ना होती हो। यानी कि आपको याद आ रहा होगा प्लांक का कॉन्सेप्ट, यानी कि एनर्जी क्या हो जाती है? क्वांटिनाइज्ड हो जाती है, यानी कि कंजर्व हो जाती है। ये बात उन्होंने भी वहां पर को कही थी और ये बात यहाँ पर भी निकलते हुए आ रही है। ठीक है ना, और बोहर मॉडल ने भी कहा था कि एनर्जी क्या हो जाती है? वो क्वांटिनाइज्ड हो जाती है। तो काफी साइंटिस्ट इस चीज को कहते हुए आए थे। श्रोडिंगर ने हेल्प ली इन लोगों की और अपनी ये क्वांटम मैकेनिक्स रखी, यानी कि अपनी इक्वेशन रखी। तो इन्होंने अपनी इक्वेशन क्या थी, इनकी इक्वेशन को समझते हैं। एच साई इक्वल टू ई साई, यहाँ पर वो कैप लगा हुआ है। कैप का मतलब होता है ऑपरेटर, यानी कि ये है हैमिल्टन ऑपरेटर। ई आपका जो है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और साई आपका होता है वेव फंक्शन। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन है, इसे साई फंक्शन बोला जाता है। ऑपरेटर यानी कि किसी चीज को ऑपरेट करते हैं। जैसे सपोज के लिए हम कोई चीज ऑपरेट कर रहे हैं ना, यानी कि हमें कोई मशीन चलानी है तो हम उसे क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर चलाना है तो हम इसे क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। और जो ऑपरेट करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटर है। जैसे हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं या कोई चीज करते हैं, ऑपरेट ही तो कर रहे होते हैं हम किसी चीज को। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कंप्यूटर लैपटॉप ओपन कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑपरेट करने वाला क्या है? आपका ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर है, ये साई फंक्शन के आगे लगता है, तो ये एक एनर्जी फंक्शन देता है। इसे बोला जाता है इक्वेशन बोला जाता है, इसे बोला जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन। एस साई इक्वल टू ई साई, ये आपको दिखा रहा है एनर्जी के उसमें दिखा रहा है। ठीक है ना, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सब ये माइक्रोस्कोपी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी की बात करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियाई होगी, इसकी अट्रैक्टिव
पोटेंशियल के बारे में, यानी कि इनके न्यूक्लियाई के बारे में, इनके रिपल्सिव पोटेंशियल के काफ़ी कुछ चीज़ें इससे इन्वेस्टिगेट होती हैं, ठीक है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन से ये किसके लिए थी? माइक्रोस्कोपी। इस बात को समझना, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर को बनी हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि बड़े के बारे में यानी कि मैक्रो के बारे में तो न्यूटन पहले ही बता चुके थे अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। अब जो यहाँ पर को साई है, ये क्या है? साई बोला जाता है, साई गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, ठीक है ना। वेव की कितनी एम्पलीट्यूड होगी, वेव फंक्शन जो बोला जाता है उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और इसमें एक वर्ल्ड निकल के आएगा आगे को जाके, उसे बोला जाता है साई स्क्वायर, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना श्रोडिंगर इक्वेशन जो निकल के आई, वो हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले मैंने बोला है, हाइड्रोजन के लिए सबने काम किया है, तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने भी काम किया है, ठीक है ना। क्योंकि क्वांटिनाइज्ड एनर्जी स्टेट की बात इन्होंने भी की है, एनर्जी क्वांटिनाइज्ड रह जाती है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन निकल के ऐसे बुलाया गया था साई और साई स्क्वायर। साई माने आप समझेंगे तो ये ऑर्बिटल है आपका, जिसको ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था एक दिन की, ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया था, क्योंकि एनर्जी फिक्स रहती है, कंजर्व कैसे रहती है, इस चीज को बोहर एग्जैक्टली बता नहीं पाए थे। तो उसके लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन बोली है, उस चीज को ड्राइव किया था और वहां पर को अपना फंक्शन दिया था साई। तो यहाँ पर जो आपका साई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, साई स्क्वायर क्या है, फिर इसमें एक वर्ल्ड और निकल के आता है, यहाँ पर को एक टर्म निकल के आता है, बुलाया जाता है साई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फीचर है अब इस क्वांटम मॉडल के, ये क्वांटम मॉडल ही है श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर गिव्स द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उसे बोला जाता है आपका साई स्क्वायर। उसको डिनोट किससे करते हैं? साई स्क्वायर से। और उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल आपका। उसी को क्या बोला जाएगा? आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? ऑर्बिटल। और इसे बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला जाएगा इसको? एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था? ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट गलत है बोला था श्रोडिंगर ने, और किसकी चीज का कॉन्सेप्ट सही है? ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिट में क्या था? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन अब कहाँ पाए जाते हैं, उसी को क्या प्रोबेबिलिटी है पाने की, ये कोई भी उसने नहीं बताया था। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल को किसे डिनोट किया गया है? आपका साई से, और वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? आपकी साई स्क्वायर है। तो उसको किससे क्या साई स्क्वायर ने क्या बताया था? एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताया था। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? ऐसा रीजन जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी को क्या बोला जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है। और इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर ही बोला जाता है। साई स्क्वायर को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर। आप बोल सकते हैं साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर, इसे यही बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर था श्रोडिंगर इक्वेशन के, ठीक है ना। और इन्होंने एनर्जी, इनके मेन पॉइंट्स क्या थे? अगर मैं आपको पॉइंट्स को थोड़ा एक ब्रीफ में बताऊं तो ये है क्या, देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटिनाइज्ड। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटिनाइज्ड होती है, ठीक है ना। यानी कि सर हर एक की एनर्जी अपने आप में स्पेसिफिक होगी, इस चीज की यहाँ पर को बात की गई थी। द एक्सटेंस ऑफ क्वांटिनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट टू वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या किए थे? वेव लाइक प्रॉपर्टी को बताते हुए अलाउड सॉल्यूशन दिए थे, क्योंकि मैथमेटिकली एक इक्वेशन बना के निकल के सामने आती है। आगे हमें इक्वेशन जब आगे के इन फ्यूचर पढ़ेंगे श्रोडिंगर को, तो उन्होंने बहुत बड़ी इक्वेशन ड्राइव की थी वेव लाइक प्रॉपर्टीज के लिए, तो वहां पर की बात की गई थी। बोथ द इजेक्ट पोजिशन एंड इजेक्टिव वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने जो बात की थी, उस बात को भी ये जस्टिफाई करता है। क्योंकि अगर आप एक, ये भी वही बात तो रखता है, क्योंकि इसने दोनों के हेल्प से काम किया है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के भी मैं भी काम किया है, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने भी काम किया है। तो इसका कहना भी वही था कि आप दोनों चीजें, यानी कि अगर आप पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं तो आप वेलोसिटी को नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ भी इन्होंने बताई थी। अगला, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन साई ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इन्होंने ये बहुत बड़ी चीज दी थी, इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया था। क्योंकि अभी तक जो ऑर्बिट था वो एक प्रकार का कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था। ऑर्बिट से मतलब था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वो कहाँ पाए जाते हैं, किस सेल में पाए जाते हैं, फर्स्ट सेल में पाए जाते हैं या सेकंड सेल में पाए जाते हैं, इस चीज को नहीं बता पाया। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑर्बिट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ऑर्बिटल एक रियलिटी है। और ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स को दिखाया इन्होंने साई से, ठीक है ना। संभावना बताया कि संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होंगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, जिसे इन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर साई स्क्वायर से बताया।
है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर ही बोला गया, ठीक है ना। इन्होंने बोला एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है ना। इन्होंने इसको वेव फंक्शन के रूप में बता दिया था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात भी यहाँ पर को की जाती है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पर की थी इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने क्वांटम नंबर्स की बात की थी। क्वांटम नंबर को बताने के लिए आगे हम इसके आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर को भी डिफाइन करने के लिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, उससे आगे के जो जितने भी क्वांटम नंबर होते हैं उस चीज़ को भी क्या किया था इन्होंने डिफाइन किया था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने ऑर्बिटल से क्वांटम नंबर और क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह से क्या किया था, जस्टिफाई किया था और उसको बिल्कुल एक सही तरीके से रखने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो आज हम समझे कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है, जो हमें साई कह रहे हैं, साई क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई एंड द क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साई। यानी कि साई जो होती है पूरी तरह से आपको क्या दे देती है, ऑर्बिटल के बारे में पूरी तरह से क्या देती है, जानकारी दे देती है कि हाँ ऑर्बिटल क्या होंगे, कहाँ पर को होगा, ठीक है ना। साई स्क्वायर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का वो रीजन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, तो उसके बारे में बताने के लिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया था। इसलिए ये एक रियलिटी कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बोला गया आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और ये था आपका श्रोडिंगर ने जिस चीज को बताया था, ठीक है। तो आज हमने जाना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर के बारे में, और श्रोडिंगर ने यहाँ पर को वेव फंक्शन और ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर्स के बारे में और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।